Good evening, sir. Good evening, beta. नमस्कार सर। नमस्कार। Your classes for month of Feb, Amit sir will take. Now thing is, he has not received his writing pad yet, and instead of cancelling the class, I thought I will take one class. क्या बोलते हैं भाई, शुरू करें? Yes, sir. चलो जी भाई। तो चैप्टर हमारा जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, ज्योग्राफी में योर 6-7 चैप्टर्स आर देयर। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। टर्म 2 में तो आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं ना, डिफाइन 2 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग और Lifelines of national Lifelines. ओके। चलो, हाउ यू विल डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग? एनीवन ट्राई करते हैं? सर किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज करना। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करना। ओके, वेरी गुड। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि दिवाली है ना, आई हैव गॉट एन अर्दन लैम्प इज हियर। तो मैंने कॉटन से जो है, जो कॉटन की जो होती है ना, बाती होती है जिसे जलाते हैं, तो मैंने उसको रोल करके आई मेड अ बाती आउट ऑफ इट। सो आई एम डूइंग मैन्युफैक्चरिंग। मैंने एक रॉ लिया, कॉटन रॉ लिया, फिनिश्ड गुड वाज दैट बाती फॉर दैट अर्दन लैम्प। सो विल यू कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग? हाँ जी अंगद। सर बोल सकते हैं वैसे टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब एक फिनिश्ड गुड ओके, प्रोड्यूस तो आप टेक्निकली बोल रहे हैं तो यू विल गेट 0 आउट ऑफ 1, ठीक है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम इन जनरल जो है इंग्लिश वर्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोशल स्टडीज में चैप्टर वाइज मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है, इंडस्ट्रीज के रेफरेंस में मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, With the use of machinery and labor. विद द यूज ऑफ मशीनरी एंड लेबर। ओके, अगर मैं खाली मशीनरी से बना रहा हूँ, कोई लेबर नहीं है, तो है ना, देयर आर सो मेनी ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज आर देयर जहां पर लेबर इज नॉट देयर, है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग में मतलब ही नहीं है। या प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप चाहे लेबर यूज करो या मशीनरी यूज करो, है ना? यू आर, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग, देन आई थिंक मशीनरी एंड लेबर डजंट कम इनटू इट। हाँ जी तन्वी। So transforming raw material into valuable goods. रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल और फिनिश्ड गुड, है ना? सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई रॉ मटेरियल मैंने जो है, लेट्स से आई टुक सैंड एज अ रॉ मटेरियल फॉर अ एक्सपेरिमेंट, स्कूल एक्सपेरिमेंट के, उसके लिए मैंने उस सैंड को जो है आई हैव मेड इट इन अ ब्लॉक, मैंने इसको हीट किया एंड आई मेड इट इन अ ब्रिक। इन 2 days I have done this process. So can I say in my backyard I have set a manufacturing industry? No, sir. So it will be production of goods in large quantities. Okay, so first thing is you are producing something, so production is there. Second thing is it has to be in large quantity. Small quantity doesn't qualify it as manufacturing, you know, it has to be large quantity. Okay, so production of good in large quantity. So will you call it, let's say if I am producing wheat in very large quantity, will you call it manufacturing of wheat? No, sir. नो सर।
What else is required in the definition then? Production हो रहा है, large Processing. quantity में हो रहा है. हाँ जी. Processing raw goods into हाँ finished जी, हाँ material. जी. Large quantity by processing raw material into finished good. ठीक है. अब यहाँ पर you are getting 1.5 out of 2. हाफ मार्क अभी भी आपका कट गया है ना. कैसे कट गया कि मैंने जो है सी साइड पर जो है आई हैव सेट अप फैक्ट्री जहां पर जो है मैं सैंड को कलेक्ट कर रहा हूँ, है ना. और उन सैंड से जो है आई एम मेकिंग अ सैंड बॉल्स. या फिर कश्मीर में इन स्नो रीजन्स आई हैव सेट अ फैक्ट्री वेयर आई एम मेकिंग अ स्नो बॉल्स. मैं स्नो बॉल्स बना रहा हूँ उसमें. So will you call my factory as manufacturing factory, manufacturing industry? मैंने raw material लिया snow and made a finished good that is snowballs, है ना. और बहुत सारी, because I love snowball यार, मुझे बहुत पसंद है बचपन से snowballs. तो क्या चीज मिसिंग है? Fruitful product. Fruitful और valuable. ठीक है. So raw material into not any finished wood but into valuable products. मैन्युफैक्चरिंग की परफेक्ट डेफिनेशन से क्या होगी? हाँ जी, यही डेफिनेशन होगी. ठीक है. दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. by processing raw material into valuable product. ठीक है. तो हर वर्ड की इंपॉर्टेंस है. और व्हेन इट कम्स टू एसएसटी टर्म 2, है ना, विल डिस्कस इट, है ना, थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे. अगर आप जीरो डाउन करेंगे ना बेटा, तो देयर विल बी लेट्स से अबाउट 30 क्वेश्चंस, है ना, जिनमें से 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं. बहुत प्रोबेबल है ना. एंड यू शुड बाय हार्ट फ्यू क्वेश्चंस, है ना. कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट करने हैं कि भाई वो क्वेश्चन आ जाए तो चेहरे पे जो है ना स्माइल आए और मतलब ना फुल कॉन्फिडेंस आए कि वाह वाह ये क्वेश्चन तो मुझे वर्ड टू वर्ड आता है. सो यू विल सेव टाइम ऑल्सो एंड यू विल गेट रिलैक्स्ड ऑल्सो. टेंशन फ्री हो जाओगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख के. एंड यू विल गेट गुड स्कोर ऑल्सो. तो जहां पर आपको सारी चीजें समझनी है, आउट ऑफ 100 यू शुड बाय हार्ट वर्ड टू वर्ड एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस. कि उनमें से अगर एक या दो क्वेश्चन भी टकरा गए तो यू नो यू विल गेट वेरी गुड स्कोर. डन. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो पूरा जो चैप्टर है हमारा वो कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो इसी में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है. यहीं पर आप जो है अगर अपनी बुक खोल के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग इज बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. तो इट्स फ्रॉम सेम क्वेश्चन, why manufacturing is called backbone of development or manufacturing is called backbone of development comment, you know, same thing will be there. And one more statement is written in the book. The economic strength of country is measured by development of manufacturing industries, है ना. इस statement को भी हम decode करेंगे. That is economic strength is measured by development of manufacturing industry. यहाँ पर साथ में लिखा होगा support this statement, है ना. यहाँ पर लिखा होगा comment on this statement, but it's everything is same. That comes down what is the importance of manufacturing.
हाँ जी, एनीवन? भाई किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, वो एक बैकबोन होती है, वो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, डेवलप्ड कंट्रीज की अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज आर आल्सो कॉल्ड एज, व्हेन यू से डेवलप्ड कंट्रीज, तो हाउ यू मेक आउट कि भाई कोई कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है? सर उनके इकोनॉमिक ग्रोथ से। इकोनॉमिक ग्रोथ में देखो, अगर कोई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है बट स्टिल इट इज अंडर डेवलप्ड, है ना, बांग्लादेश है, इंडिया है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वियतनाम है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में वेयर यू टेक फैक्टर्स ऑफ जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, जीएनपी, साथ में जो है एक फैक्टर है आपका, दैट इज इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज को वी आल्सो कॉल देम एज इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। जो इंडस्ट्रीज है वो खाली जीडीपी वगैरह ये सब नहीं ना बेटा, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एवरीथिंग। भाई अगर आपकी इंडिया में अगर वैक्सीन की इंडस्ट्रीज है तो इसीलिए तो इंडिया का वैक्सीनेशन इतनी जल्दी हो गया। ठीक है, बिसाइड्स मॉनिटरी टर्म्स के अलावा जो इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज की, है ना, तो यहाँ पर आई विल से इंडस्ट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रीज दे फुलफिल बेसिक नीड्स। भाई अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होगी तभी तो आपको क्लोथ मिलेंगे ना, सीमेंट इंडस्ट्री होगी तभी हाउस बनेंगे, नहीं तो कितना इंपोर्ट करोगे आप? ठीक है ना, तो दे फुलफिल बेसिक इंडस्ट्रीज। अगर हमारी इंडिया में अगर डिफेंस की इंडस्ट्रीज होती, है ना, तो इंडिया को इतना स्ट्रगल थोड़ा ना करना पड़ता व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइट विद चाइना ऑन बॉर्डर, है ना। टू परचेज राफेल वी हैव टू वेट फॉर 15 years 20 years, इंडिया अपना ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। तो इंडस्ट्रीज are the backbone of development, in a sense they fulfill all the basic needs what is required by the citizens of the country. So besides that, what else? By what is the importance of industries, manufacturing industries? It reduces the dependence on primary sector. Come again, It reduces the dependence on primary sector. very good, very good. So it reduces burden on primary sector. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर्स में बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पर हम स्पेशली एग्रीकल्चर विल से। ठीक है, in reference to India, agriculture में most of the people are employed in agriculture. तो वहाँ पर when a farmer is having 4 sons, so instead of dividing a plot into 4 equal piece, best is 3 gets employed somewhere in manufacturing industry and 1 person is still doing the farming. Okay, what else? Sir, It eradicates poverty and unemployment. So it generate employment and helps in eradicating poverty. वेरी गुड, इम्प्रेसिव, है ना। तो ये कुछ वर्ड्स अगर आप अच्छे से यूज करेंगे, है ना, रिड्यूस की जगह इरेडिकेट यूज कर रहे हैं, दैट विल लीव्स अनदर इम्पैक्ट। प्लस योर आंसर इट हैज टू बी इन पॉइंट वाइज। ठीक है, सो द वे आई एम राइटिंग डाउन हियर इन पॉइंट, अगर आपकी कुछ स्टेटमेंट्स बड़ी आ रही हैं तो फिर आप उसमें जो है कुछ अंडरलाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, है ना। अगर एक एक लाइन की स्टेटमेंट आ रही है देन इट्स गुड, बट अगर 2-3 लाइन की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड व्हिच यू वांट टू कन्वे। हाँ जी, व्हाट नेक्स्ट? Manufacturing industries support foreign exchange, trading, and commerce, and foreign relations. Sport, okay, I will say not sport, foreign exchange. ठीक है, so bring more foreign exchange, है ना, so more foreign exchange is earned. ठीक है, अब बताओ ये फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा कैसे अर्न हो रही है भाई? मान लो अगर मैं
कॉटन था, कॉटन भी आई वाज एक्सपोर्टिंग, और टेक्सटाइल में शर्ट्स भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कैसे जनरेट हो रहा है भाई? बस जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इतना ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगा हमारे पास। ठीक है भाई, मैंने 1 टन की कॉटन थी, है ना, अब या तो मैं कॉटन एक्सपोर्ट कर लूं या फिर कॉटन की शर्ट बनाकर एक्सपोर्ट कर लूं, बात तो एक ही होनी चाहिए। सर बट ऐसा, जैसे अगर हम जैसे फैब्रिक महंगा बिकेगा ना। फैब्रिक महंगा बिकेगा तो वो मोर फॉरेन एक्सचेंज कहाँ आ रहा है? बाय बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल की हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है जब आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। और बाय इंक्रीजिंग number of product to be number of product which can be exported. अब यहाँ पर ये चीज समझे ना आप कि भाई एक है, अगर आपकी कंट्री में देयर इज नो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देयर, तो आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अब कॉटन एक्सपोर्ट करने में इट इज मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स टेकिंग मोर स्पेस, प्लस डिमांड ऑफ कॉटन इज वेरी लेस। डिमांड ऑफ कॉटन कहाँ पर है? जहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होगी, सिर्फ उसी कंट्री में डिमांड ऑफ कॉटन होगी। और जबकि अगर आपने जो है टेक्सटाइल में आपने शर्ट शूटिंग्स वगैरह, इफ यू हैव मेड इट, है ना, इफ यू हैव मेड इट इन फॉर्म ऑफ अ टेक्सटाइल, नाउ दिस डिमांड इज मोर, दिस डिमांड इज एवरीवेयर। और ये डिमांड कहां पर है? ये सिर्फ उन कंट्रीज में है, कंट्रीज विद कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। तो आप when you are doing manufacturing, तो आप 2 things कर रहे हैं। पहला तो you are increasing the value of raw material. Cotton as such will be sold very cheap, but when you are turning it into something of utility, है ना, you are turning into blanket, bed sheet, shirt, suiting, so then in addition of increasing the value of raw material, you are also increasing the variety of products which can be exported. So both ways, both will result into increase in export revenue and thus increase in foreign exchange. Okay, what else? That's it. I hope school में chapter तो हो चुके आपके? Yes, sir. Okay, then write down. Yes, sir. In importance of manufacturing, it brings down regional disparity. ठीक है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट करेंगे, ये देखो मैंने ये मेन स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर, उसके स्पोर्टिंग में जो स्टेटमेंट है वो साइड में नीचे लिखी है ना, सो स्टिल इट्स लुकिंग पॉइंट वाइज एंड इट्स इजी टू रीड। जहां पर आपने एसएसटी में पैराग्राफ लिख दिया, यू विल लूज मार्क्स। सो ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटी। भाई रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या है? कुछ आपके जो है बैकवर्ड एरियाज हैं, कुछ आपके डेवलप्ड एरियाज हैं, ठीक है। तो कंट्रीज में गवर्नमेंट क्या करती है? दे ब्रिंग स्कीम्स, है ना, दे मेक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और सम अदर टैक्स सेविंग स्कीम्स दे ब्रिंग अप। भाई दे विल से कि भाई उत्तराखंड में इस पर्टिकुलर एरिया में इफ यू विल सेट अप द फैक्ट्री, तो फॉर नेक्स्ट 15 years you will not have to pay any tax. So now we will see, na, which are the favorable conditions, how the industrial location is decided, but still this carries lot of weightage। भाई अगर आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो 30% आपकी जो प्रॉफिट है वो वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स दे डू दिस थिंग, जहां पर जो रीजन्स जो है जो अंडर डेवलप्ड है ना, कंट्री एज अ इंडिया हैज गॉट फिक्स्ड एरिया इज देयर, so they want each and every place should be fully developed,
तो उसके लिए दे ब्रिंग दिस स्कीम्स एंड इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन दिस रीजनल डिस्पैरिटी, है ना। जहां पर इंडस्ट्री सेट होना शुरू होंगी वहां पर अपने आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्लोली स्लोली डेवलप हो जाता है. सो ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी बाय एस्टेब्लिशिंग industries in backward area. Six. It helps in modernizing agriculture. Very good. है ना, ये हमारी बुक में शायद फर्स्ट पॉइंट ही है. It helps in modernizing agriculture. Which forms backbone of country. ना भाई, हमारा अगर कंट्री की बैकबोन स्ट्रांग होगी तो डेवलपमेंट स्ट्रांग होगी. लास्ट पॉइंट विल से इट ब्रिंग prosperity. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी. अब ये पॉइंट्स जो हैं आपको जब भी आप रिवीजन करें तो, है ना, मतलब यू शुड हैव अ काउंट कि हाँ इसमें 7 पॉइंट्स आर देयर व्हिच आई हैव टू राइट. अगर ये 5 पॉइंट्स का आएगा तो यू आर सपोज टू राइट फुल 1 पेज, you know. In that case I'll say you start with, for 5 mark, start with definition of manufacturing. That's it. Well, definition of manufacturing, and following are the important points for manufacturing. Is the importance of manufacturing, or why manufacturing is called development, backbone of development. Copy it. Yes, sir. Yes, sir. Agriculture and industry are not exclusive of each other. They move hand in hand. You have to support this statement, you know. So we say that agriculture and industries, they move hand in hand. So how to support this statement? सर जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा, फिर उससे इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा. यस सर. ठीक है, So तो सारी पहले तो agro based industries. सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, हाँ जी. So सारी agro based industry agriculture पे depend करेगी. ओके, सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज विल गेट स्पेशल बूस्ट, है ना. तो ये जो हमारा देखो क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, बेसिकली अपने आप में एक टॉपिक है और उस बेस पे क्वेश्चन है. तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड. तो पहले तो हमें इसका मीनिंग बताना है कि दे मूव हैंड इन हैंड, इसका मीनिंग क्या है, और फिर हमें उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है. तो पहले आप मीनिंग बताएं, व्हाट इज द मीनिंग दैट दे मूव हैंड इन हैंड. Both are interdependent. Both are interdependent. Okay, still slightly incomplete. By interdependent, and in what sense interdependent? कि भाई अगर एक जो आपने बोला था ना भी exactly same thing है, but it is like कि industries give boost to agriculture sector and agriculture give boost to industrial sector. ठीक है, that's how they move in hand in hand, और उसी चीज को आपको सपोर्ट करना है. Just a second.
हेलो ठीक है, फॉलोइंग दिस पॉइंट. Yes, sir. Yes, sir. So they move in hand means the statement means that industries give boost to agriculture, and second is agriculture give boost to industries. यहाँ पर boost का मतलब support है ना, they support each other and they helps each other in developing more. तो पहले भाई how industries are helping in agriculture है ना, तो इसमें ऊपर तो हमने पॉइंट किया ही था, that is modernizing. तो भाई इंडस्ट्रीज कैसे मॉडर्नाइज कर रही हैं? By producing fertilizers. Fertilizers and Irrigation Chemical. pipes, tractors. Pesticide. very good. By making fertilizers, देखो fertilizers अगर locally बन रहे हैं तो they will be relatively cheap and available, easily available. ठीक है? By making fertilizers, tractors, और क्या बोला था आपने? Pipes, Irrigation pumps. pipes and pumps for irrigation. What else? The motor. Pesticides. पंप आ गया बेटा उसमें, you know, Okay. pesticides or insecticides, weedicides, Tractors. tractors हो गया है, The tools. tools, machines, है ना. और ये क्या कर रही हैं? They are increasing agricultural productivity. भाई पर एरिया, पर हेक्टेयर, पर लेबर, पर पर्सन जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है एंड दस एग्रीकल्चर इज गेटिंग सपोर्टेड, है ना. ओके, व्हाट एल्स? भाई ज्यादा इंडस्ट्रीज आपने ऊपर बताया था, है ना, वन ऑफ द फैक्टर्स और इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ऊपर ही पॉइंट देख लेते हैं. तो जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी फार्मर्स को, मतलब हाँ जी, इट रिड्यूसेस बर्डन ऑन प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर में स्पेशली एग्रीकल्चर. भाई अगर बर्डन रिड्यूस होगा तो आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिवाइड नहीं होगी एंड प्रोडक्टिविटी विल बी मोर. सो इट रिड्यूसेस प्रेशर ऑन एग्रो डिपेंडेंस. फॉर इनकम. ठीक है, अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो आपका रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव्ड, है ना. इंडस्ट्रीज, with one industry lot of things gets supported and developed same time. So industrial areas may you will have better facilities for transportation, everything will be improved. Hello, हाँ जी, हाँ एक मिनट, मोनिका फोन है आपका.
ठीक है जी. Okay जी. ठीक है. So this 2 point itself is sufficient, but if you want to add, you can say that there will be better and faster transportation of goods. Chalo ji. Now tell me how agriculture is supporting. So one point you said ki more raw material will be available, hai na? More raw material for industry. And second, I think you said agro-based industries, you know, support to agro-based industries. So we can say that agricultural is big consumer for agro-based product industry. तो यूजुअली क्वेश्चन जो है ना आपका 1 मार्क में ही आता है बेटा. तो 1 मार्क में यू विल से दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है दैट इज प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल which is helping industries, and industries are producing agro based products which are helping agricultural sector. ठीक है. तो आप वो 1 line में you can write down this thing, giving boost to each other. ठीक है जी. तो अंगद बताओ भाई 1 मार्क में क्या लिखोगे आप? अंगद. सर एक एक पॉइंट जो जो दोनों सब टॉपिक्स है. ना ना 1 मार्क में 1 पैराग्राफ नहीं आता बेटा. तो 1 मार्क में यू विल राइट डाउन दैट आपका जो एग्रीकल्चरल है ना, agriculture sector produce raw material for industry, and industry produces agro products for agricultural sector. Giving boost to each other. ठीक है. तो ये आपको आना चाहिए बेटा, है ना. सेम क्वेश्चन 1 मार्क में भी और 3 मार्क्स में भी. हाउ टू राइट डिफरेंटली. ठीक है जी. डन. सर एक सेकंड रुक जाओ. हाँ जी. ओके. Noted.
Angad copied. Let us know Angad है ना once copied. Yes, sir. Done. Okay जी. Contribution of industry on national economy to national economy. भाई सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सी इंडस्ट्री करती है? और कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी का मतलब है भाई जीडीपी में कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. हाँ जी, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? टर्शरी टर्शरी Tertiary. सेक्टर है ना. टर्शरी सेक्टर में आपका जो आईटी आ गया, दैट्स कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट मोर देन 50%. तो जब यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री बेटा, इंडस्ट्रीज का पार्ट है. इंडस्ट्रीज आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. तो जो इंडस्ट्रीज हैं दे कंट्रीब्यूट 27% टू इंडियन जीडीपी, है ना. So जीडीपी का मतलब है. manufacturing industry, हाँ जी बेटा बोलो. manufacturing industry does 17 to 18%, right? हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 17% आउट ऑफ इट, you know. Rest 10% is to other industries, and those industries are your mining. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, क्वायरिंग, ठीक है, ये सब जो है 10% है. अब इसमें जो है ना, जो आपकी दूसरी कंट्रीज हैं, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज का क्या मतलब हो गया? आई एम टॉकिंग अबाउट वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया. ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इज 25 to 35% of GDP. Now they say कि भाई India should also have a high contribution in manufacturing, मतलब manufacturing should contribute highly in GDP. But thing is, in these countries, the service sector is not, IT sector is not very developed, you know, and thus they are having high dependence on manufacturing industries. But manufacturing is part of growth is there. तो अब वो जो ट्रेंड है ना, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज वर डिसाइडिंग अबाउट डेवलप्ड कंट्री, दैट इज चेंजिंग स्लाइटली. तो आपका जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर. तो अब यूएसए में जाएंगे तो वहाँ पर 8 to 10% इज व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज contributing, you know, but mainly it is the service sector which is contributing majorly. तो सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इंडिया जो है दैट इज प्रोवाइडिंग ओनली 2% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बेटा. मेजरली सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा है एनीवन? चाइना. चाइना. चाइना इज close to 40%. It is so high. Full world is dependent on China, है ना. China is now bullying on basis of this manufacturing industries. If you will see Europe, USA, they are not in good terms with China, but still China is roaming around like a boss. It's saying if you want to take out manufacturing, it's still they can, you know, love it's. None of the developed countries have major amount of manufacturing units. अगर आप Adidas का देखेंगे या Apple की देखेंगे तो manufacturing units सब चाइना में है. Slowly they are taking it out to Vietnam and India, but that full process is expensive and time consuming. And China is leader in this manufacturing industry. So India is bringing some proposals, especially जो semiconductor industry है उसके लिए India is bringing lot of
tax intensive, but let's see if the industries will shift to India. इंडिया में जो लेबर लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर और ओनर है, तो इसीलिए जो कंपनीज हैं दे स्लाइटली अवॉइड कमिंग टू इंडिया. बट नाउ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट इट्स प्लानिंग टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द लेबर लॉ. अभी पीछे दे हैव ब्रॉट अ बिल टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, तो उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, बट स्टिल लॉट मोर टू बी डन. ठीक है जी. जो यहाँ पर बेटा जो ग्रोथ रेट है हमारी डिजायर्ड ग्रोथ रेट है ना, इन लास्ट 10 years में जो ग्रोथ रेट रही है दैट वाज अराउंड 7%, एंड जो डिजायर्ड है नॉट लास्ट 10 year, इन लास्ट few decades you can say growth rate is 7% in manufacturing units, and the desired rate is 12% per annum growth. And to get this desired per annum growth, lot of efforts are being made, and for this specially a council is being set up, that is NMCC. That's National Manufacturing Competitiveness Council. So this council main job is to bring out the points for reforms and to increase the manufacturing growth. अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है ये किस चीज पर डिपेंड कर रही है, कोई बताएगा मुझे? भाई ये कम क्यों है? What if you are member of NMCC, what reasons can you shortlist why it's not growing at desired rate? सर लेस वेजेस मिल रही है लोगों को. तो क्या हुआ भाई, लोगों को लेस वेजेस मिल रही है, मुझे लोगों के वेजेस से मतलब थोड़ा है, मुझे तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ से मतलब है कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है पिछले साल 100 थी तो अब 105 या 107 क्यों नहीं है, 110 क्यों नहीं है, 120 क्यों नहीं है? Why people are not setting up more industries faster? If a person is having 10 factories, why is not setting up 2 more or 5 more? So MNCs better products निकाल रहे हैं. Impressive, I like that. MNCs basically जो major challenge है, that major challenges is your product quality. ठीक है, जो प्रोडक्ट क्वालिटी है आप इन द एंड ग्लोबली आप उस प्रोडक्ट क्वालिटी को यू हैव टू इम्प्रूव, है ना. तो प्रोडक्ट क्वालिटी एट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. भाई खाली इंडिया में थोड़ा ना आपका जो ग्रोथ है वो कब ज्यादा होगी, जब इंटरनेशनली डिमांड विल बी देयर. ठीक है, तो डिमांड जो है वो तब तक नहीं होगी जब तक आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, प्लस अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे चाइना है, चाइना भी सेम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, हम भी सेम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर चाइना के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा क्यों है, कोई बताएगा? सस्ते में दे दे. लो प्राइस, सस्ते में लो प्राइस है. लो प्राइस क्यों है चाइना का माल? क्वालिटी गंदी है या फिर बहुत ज्यादा नकली है. हाँ जी, तो मशीन है उनके पास ज्यादा अच्छी शायद. हाँ जी, हाई प्रोडक्शन. बेटर मशीनरीज. हमारी जो मशीनरीज हैं वो बहुत ही आउटडेटेड मशीनरीज हैं. ठीक है, तो चाइना में गवर्नमेंट, वहाँ पे कम्युनिटी पार्टी है, तो दे आर सेटिंग अप देयर ओन इंडस्ट्रीज और दे आर परचेजिंग, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग न्यू मशीनरीज फॉर देयर ओन इंडस्ट्रीज. इंडिया में ऐसा नहीं है. तो इंडिया में जो मशीन्स है, पुरानी मशीन्स है, वही चली आ रही हैं.
प्लस कम्युनिस्ट रिजाइम में जो है वहां पर इट्स नो मोर कम्युनिस्ट है ना, आई विल से इट इज मोर ऑफ डिक्टेटरशिप इज देयर, ऑथोरिटेरियन इज देयर, है ना. तो देयर पीपल डोंट हैव मच से इज देयर, एंड लेबर लॉज जो है दे आर ट्विग्ड इन फेवर ऑफ मैन्युफैक्चरर, एंड thus they are able to produce cheap. वहां पर लेबर जो है that is half of what cost companies have to pay in India. ठीक है जी, डन डन. Yes, sir. Yes, sir. इंडस्ट्रियल लोकेशन. तो भाई इंडस्ट्रियल लोकेशन में आपको इंडस्ट्री सेट करनी है ना. लेट्स से यू हैव टू सेट अप अ फर्नेस. अब फर्नेस में फर्नेस सेट करने के लिए जो है फर्नेस, एनीवन फर्नेस कैसे काम करती है भाई, यहाँ पर आपका जो है 2 टाइप की फर्नेस है ना. एक जो है जहाँ पे आप आयरन और जो है यू आर रिसीविंग, and you are receiving coke and all, and then you are producing iron, and other is you are receiving the scrap, और scrap को melt करके you are producing iron bars, and from that you are producing iron angles and other products. तो भाई आप इंडस्ट्री कहाँ पर सेट करेंगे, है ना. लेट्स से यू हैव गॉट फंड्स आर देयर, तो आप कहाँ पर सेट करना पसंद करेंगे, तो हाउ इट विल बी डिसाइडेड, है ना. फैक्टर्स ऑन विच इंडस्ट्रियल लोकेशन विल बी डिसाइडेड. हाँ जी, फर्स्ट वन. सर चीप लेबर आप वहीं सेट करेंगे जहाँ पर चीप लेबर होगा, है ना. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जहाँ पर वो सामान मिलता है. अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए लेबर की, खाली चीप लेबर नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. Yes, और sir. कौन सा लेबर, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल्ड लेबर भी होना चाहिए, ठीक है ना. सो अवेलेबिलिटी और ऑफ स्किल्ड एंड चीप लेबर. एंड सर जिसकी इंडस्ट्री वहाँ पर खोली है उसका जैसे आयरन की इंडस्ट्री खोली है तो वहाँ पर आयरन बड़ा भी हो. मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए ना. यस सर, यस सर. ठीक है. सो अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबल भी होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए. व्हाट एल्स. तो मार्केट की लोकेशन पे डिपेंड तो करेगी. वहाँ पे डिमांड होनी चाहिए. मार्केट तो वहाँ शुड पे बी देयर. डिमांड. ठीक है. तो और बेसिकली यू आर सर लुकिंग फॉर सम, अगर आपका कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है ना, तो यू लुक फॉर नियर सम डेंस पॉपुलेटेड एरिया. डिपेंड कर रहा है अगर कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो. हाँ जी. Stable I think government policies. फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी. आई थिंक किसी पोर्ट के आसपास है ताकि भाई ट्रेड जैसे इजीली आपका, हो जाए. हाँ जस्ट 1 मिनट, है ना. फेवरेट गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर टाटा नैनो की बात करेंगे हम, ठीक है. अब टाटा नैनो के लिए जो है जो प्लांट लगाया था, एक प्लांट लगाने में इट्स बिग एक्सपेंडिचर इज देयर, है ना. आप कार बना रहे हैं टाटा नैनो, तो यू आर सेटिंग अप एवरीथिंग फ्रॉम सप्लायर्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स. प्लांट्स के लिए आप यू आर एक्वायरिंग द लैंड. तो दे हैव सेट इट अप इन वेस्ट बंगाल, बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो दे वर मोर इन फेवर ऑफ पीपल अराउंड दैट प्लांट, एंड they exploited Tata so much that finally they have to shift the Tata Nano factory from Bengal to Gujarat. So they should be favorable government policies. हाँ जी, next is अब सर कोई पोर्ट के आसपास Easy पोर्ट हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे हम भाई, इजी. transportation and communication. हाँ जी, इजी ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन.
कम्युनिकेशन तो अब फैक्टर नहीं रहा है ना, कम्युनिकेशन इज देयर अवेलेबल एवरीवेयर. A good power supply and investment capital. Not good, right word will be sufficient and cheap power. So constant पे लिख सकते हैं, constant power supply. Consistent. Okay sir. अब जो फर्नेस है बेटा उसमें जो कॉस्ट होती है रनिंग की है ना, तो पर मंथ जो है दे आर पेइंग लेट्स से 8 CR. आउट ऑफ दिस 8 CR 4 CR goes to the electric bill. But now think on it है ना, just 2 months back only Punjab had got severe crisis of power. पावर की क्राइसिस होंगी तो ये पावर जो है पावर इज अवेलेबल है ना, अगर बहुत ही हॉट वेदर है, नॉट 2 months बैक, अबाउट 6 months बैक. सो आपके पास पावर जो है लेट्स से 100 किलो जूल है, बट डिमांड जो है इज ऑफ 150 किलो जूल. तो एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप क्या करेंगे बताओ मुझे? हम और खरीदते आप इधर उधर से खरीद खरीदोगे है ना, बट नहीं, इधर उधर भी तो सुपर गर्मी पड़ रही है, किसी के पास एक्स्ट्रा पावर है ही नहीं देने के लिए आपको. सेंटर में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, पंजाब में कांग्रेस की है, बीजेपी इज नॉट रेडी टू हेल्प आउट कांग्रेस है ना. आप कुछ चीप मतलब देखो, अगर आप पावर खरीदेंगे भी तो वो बजट जो है वो गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ेगा. आप जो है पब्लिक से चार्ज कर रहे हैं 6 रुपीज पर यूनिट और आप मार्केट में खरीद रहे हैं 11 रुपीज पर यूनिट, तो वो भी फिर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना. आप बजट में इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे अलग से? तो आप पावर कट करेंगे, पब्लिक की पावर ज्यादा कट करेंगे, तो पब्लिक ही तो वोट देती है. 1 महीना पावर कट करेंगे, पब्लिक को 1 साल तक याद रहेगा ना, पब्लिक वोट नहीं देगी, सड़कों पर उतर जाएगी. ठीक है, और ये जो हाउस होल्ड हैं दीज आर इन लैक्स, इंडस्ट्रीज आर इन थाउजेंड्स. दे सिंपली कट पावर टू द इंडस्ट्रीज. हर स्टेट की यही कहानी है, पावर कट अगर होता है तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज का पावर कट होता है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा पावर कट पंजाब में होता है. एंड पंजाब में क्राइसिस वाज सो सीवियर दैट देयर वाज नो पावर सप्लाई फॉर 14 days. अब 14 डेज तक पावर सप्लाई नहीं है, आपके फैक्ट्री में 400 लेबर काम कर रही है, क्या आप उनको हाफ मंथ की वेजेस दोगे? नहीं ना, वेजेस तो पूरी देनी पड़ेंगी. आपका जो ट्रक्स वगैरह खड़े हैं वो सब वहां पर खड़े ही है ना. रॉ मटेरियल जो आपको सप्लाई करने आते थे स्क्रैप, अब आपकी फर्नेस नहीं चल रही है, आप उनसे स्क्रैप नहीं खरीदोगे, तो ये स्क्रैप आपको देने की जगह ये हरियाणा में कहीं किसी फैक्ट्री में जाकर स्क्रैप सेल ऑफ करेंगे. दे कांट वेट फॉर दैट मच की 15 दिन तक स्क्रैप उनकी पड़ी हुई है ना, बिकॉज जो ट्रांजेक्शन है वो लैक्स करोड़ में होती है. ट्रांजेक्शन एक रुक जाती है, देन पूरा सिस्टम जो है लाइक डोमिनोज इफेक्ट धराशायी हो जाता है. ठीक है, तो पावर बिकम्स अ मेजर फैक्टर, नॉट ओनली चीप पावर बट कंसिस्टेंट पावर है ना. अगर पावर सप्लाई नहीं है यू कांट रन इंडस्ट्रीज. तो इसीलिए इंडिया ने जो है मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है दे मेड भेल है ना. दिस इज आपका टू मेक पावर इक्विपमेंट्स. ठीक है, भेल का जो काम था दैट वाज टू मेक ओनली पावर इक्विपमेंट्स एंड हैवी पावर इक्विपमेंट्स. तो दैट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री विच इंडिया सेटअप, बिकॉज वी नो कि भाई अगर पावर ही नहीं है तो बाकी इंडस्ट्रीज जो है वो दे कैन नॉट वर्क. सर हाँ जी. सर तो इंडस्ट्री वालों को इतना लॉस हुआ होगा तो सर ये केस नहीं डाल सकते लॉ सूट का? बेटा केस किसके अगेंस्ट डालेंगे? गवर्नमेंट के अगेंस्ट. गवर्नमेंट तो सिंपल कहेगी पावर अवेलेबल ही नहीं थी तो देंगे कहाँ से हम. और आप एक केस डालोगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उससे अगले दिन ही जो है आपका जीएसटी और इधर उधर की रेट्स पड़नी शुरू हो जाएंगी फैक्ट्री में, एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कट कर देंगे आपकी, सेइंग कि आपने जो है पुराना बिल पे नहीं किया है. और व्हाट दे विल डू इज दे विल इन्फ्लेट योर इलेक्ट्रिक बिल. इलेक्ट्रिक बिल इन्फ्लेट हो गया, अब जब तक पे नहीं करेंगे तब तक पावर कट है, और आप गवर्नमेंट कोर्ट में जाकर केस करेंगे कि भाई इन्फ्लेटेड बिल है, कोर्ट ने आपके फेवर में भी कर दिया तो 3 महीने तक फैक्ट्री बंद है आपकी. तो फॉरेन कंट्रीज में देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है वेयर यू नो स्टेट इज मोर आंसरेबल. ठीक है, बट इन इंडिया
state is becoming answerable slowly, but not to that level कि जहां पर आप उनके साथ पंगे ले सको. ओके सर. ठीक है जी. Any other point? So consistent and cheap power, easy transportation, distribution. ठीक है. I think that makes So you everything. didn't write about labor. लेबर नहीं लिखा हमने. ओके. लेबल फर्स्ट पॉइंट ही था बेटा लेबर का. Sir, capital or Sorry, you wrote investment. it in black. Sorry. Capital or investment हो सकता है फैक्टर. बेटा कैपिटल और इन्वेस्टमेंट ना आपकी बुक में तो मेंशन्ड है, बट दैट्स नॉट अ पॉइंट हियर एनीमोर, है ना. कैपिटल sir. और इन्वेस्टमेंट. सर इसको आप एक पॉइंट इस फॉर्म में ले सकते हो कि आपके पास कितनी कैपिटल अवेलेबल है. कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अवेलेबल अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड ठीक है. अगर कॉस्ट ऑफ लैंड जो है दैट बिकम्स अ बिग पॉइंट. यहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बट कॉस्ट ऑफ लैंड जो है जो रिमोट एरियाज है वहाँ पर बहुत चीप होगी, और जो सेंट्रली लोकेटेड है वहाँ पर वो काफ़ी हाई होगी. सो इट्स कैपिटल अवेलेबल अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू सेट अप द इंडस्ट्री. ठीक है जी. लेट्स पोस्ट दिस. Agglomeration economy. Anyone, what is agglomeration economy? यहाँ पर इनफैक्ट जो है यहाँ पर आपका 8th पॉइंट आ सकता है. ठीक है. दैट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमी. So जब बहुत सारी इंडस्ट्री साथ में आती है ताकि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन के पूरा एडवांटेज ले सके और एक बड़ी इंडस्ट्री बना सके. हाँ, एडवांटेज ले सके इन सेंस कि जब आपकी जो है एक इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट में सीवेज भी होगा, वाटर पाइपलाइन भी होगा, प्लस रोडवेज भी होगा, ट्रांसपोर्ट भी होगा, सब कुछ होगा. तो लेकिन अगर एक इंडस्ट्री के लिए ये सब चीजें अगर सेट हो रही हैं तो व्हाई नॉट टू हैव मोर मल्टीपल इंडस्ट्रीज शुड बी देयर. इंडस्ट्रीज यूजुअली दे कॉज पोल्यूशन, वेदर इट्स एयर पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन और noise pollution. So industries are set up outside in the outskirt of the cities. अब cities के outskirts में अगर वो spreaded है, then each industry will need these all infrastructure. Then why not to set up a industrial park or a industrial area where all the industries together will come up and they all will get benefited from the same infrastructure which is there. तो नोएडा आपका जो है ना ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया. So now industrial area, industrial parks are being developed. So whereby all the different industries, they come into one location only and they get benefited by being together using the same infrastructure. In addition, what happens is कि industry needs cheap labor, but labor will be available where factories are there, not one factory. तो when lot of industries are set up तो आसपास जो है अपनी आप जो है then colonies starts setting up, है ना. Government starts making colonies and starts making other facilities available.
So agglomeration economy is, write down this please. So what you're saying is group of industries, setting close to each other to create cost advantage and to use infrastructure efficiently. Example, industrial area or industrial parks. सर ये 8th पॉइंट भी हो सकता है उसके लिए, लोकेशन के लिए? हाँ 8 पॉइंट में बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर एग्लोमरेशन है तो देखो बेटा वहां पर एवरीथिंग विल बिकम लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव, बट इवेंचुअली यू विल गेट बेनिफिटेड बीइंग टुगेदर, है ना। दे विल हैव देयर ओन इंडस्ट्रियल यूनियन विल बी देयर, so you can keep points with the government and ask them to improve on infrastructure, ठीक है। तो वो एक यूनियन के फॉर्म में भी इट वर्क्स वेरी वेल। तो इंडस्ट्रीज प्रेफर टू सेट अप जहां पर ऑलरेडी मोर इंडस्ट्रीज आर देयर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक फैक्टर होगा। हाँ जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पर आ जाता है आपका, इजी ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर डाल सकते हैं हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। and facilities for banking, insurance, permits, etc. सर एक बार फिर से दिखा दो वो वाला पॉइंट। यस सर, डन। So please wait. Okay. Yes, sir, done. Okay. 1 minute. Industrialization and urbanization go hand in hand. हाँ जी भाई, 1 मार्क का क्वेश्चन है, अभी राज आंसर करो। सर दोनों में यारी दोस्ती अच्छी है, हाथ मिलाकर चलते हैं। हाँ जी भाई, क्या बोलोगे? Okay, anyone else? हाँ जी सहजप्रीत, आप बोलो।
So जो cities होती है या फिर जो जैसे जो cities या towns होते हैं वो services provide करते हैं और industry उनको development. इंडस्ट्री डेवलप करती है, ओके। इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड टू हैंड, है ना। तो आई विल से कि भाई जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे अर्बन एक्टिविटीज जो है वो अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर एक रिमोट एरिया में इंडस्ट्री है तो यहाँ पर जो है आसपास आपका जो है अर्बनाइजेशन शुरू हो जाएगा, और कहीं पर अर्बनाइजेशन है तो वहां पर जो है इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो दे गो हैंड इन हैंड, मतलब इंडस्ट्री promotes urbanization, urbanization promotes industries in close proximities, है ना। जैसे कैलिफोर्निया है आपका सिलिकॉन वैली, तो इट्स यूजुअली इट वाज फर्स्ट द इंडस्ट्रीज व्हिच वर स्टार्टेड सेटिंग अप, एंड वंस इंडस्ट्रीज वर पिकिंग अप, तो इंडस्ट्रीज में पे स्केल पिकअप हो रहा है, तो जो एम्प्लॉयज हैं दे आर लिविंग क्लोज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड the urbanization is starting, more people are living, तो उनकी facilities के लिए hospitals, malls, everything is opening up and they have got payment capacity is there, so more development will follow. And sometimes it is like urbanization is there, पहले जो है आपका शहर जो modern cities हैं वो develop की जाती हैं, तो there the people starts living, तो people की need fulfill करने के लिए instead of transporting it from outskirts, मतलब दूसरी सिटीज से जो है मटेरियल मंगाने की जगह धीरे धीरे जो है इंडस्ट्री स्टार्ट सेटिंग अप इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटीज, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा में या पंजाब में जाएंगे तो पंचकुला इज देयर एंड मोहाली इज देयर, तो पंचकुला चंडीगढ़ इज देयर, है ना। पहले चंडीगढ़ सेट हुआ, फिर उसके बाद पंचकुला एंड मोहाली, दिस वर स्मार्ट सिटीज वर बीइंग मेड, एंड वंस पीपल वर स्टार्टेड लिविंग देयर देन द इंडस्ट्री स्टार्टेड कमिंग देयर, क्योंकि लोग रह रहे हैं तो लेबर भी अवेलेबल है और कंज्यूमर भी अवेलेबल है ना। सो इट बोथ वे इट इज देयर, तो राइट ऑन दिस। हाँ जी, तो वहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज नहीं आई थी पहले? कहाँ पर? और मोहाली एंड तो आपने दूसरी जगह हाँ तो बेटा यहाँ पर मोहाली में और आपका नोएडा में यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनीज आई थी, HCL वाज देयर, हार्डवेयर कंपनीज वर देयर। सो थिंग इज दैट एग्लोमरेशन की जो हम बात कर रहे थे, है ना, that is all countries, all companies together get benefited, so that agglomeration is there in Bangalore. तो Bangalore में मतलब it's you will find कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी बैंगलोर ही क्यों सेट होना चाह रही है, क्योंकि उसको पता है that has become a hub for software engineers, so it is easier to find जो एम्प्लॉय है, प्लस इट इज easier to find the customer also, क्योंकि सबको पता है that's an area or agglomeration of software industry, ठीक है। तो यहाँ पर सेट हो ही नहीं पाई आपका जो है ना, नोएडा में और मोहाली में सॉफ्टवेयर कंपनीज couldn't get set up until unless a group of companies decide। तो जैसे ये आपका इन्फोसिस और TCS, विप्रो, इन सब ने मिलके डिसाइड किया एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग हैदराबाद एज सेकंड हब। तो अब हैदराबाद में भी IT कंपनीज आ गया, बिकॉज दे फाउंड कि जो बेंगलोर है उसमें लोड काफी बढ़ रहा है। तो अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ मोहाली में हम सेट कर रहे हैं, 4-5 कंपनी आ गई, उसके बाद 15-20 कंपनी उनके पीछे पीछे आराम से आ जाती है ना। बट दैट ग्रुप इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फर्स्ट। सर हाँ जी, तो गुड़गांव की कंपनी तो आई थिंक लास्ट की न्यूज आ रही थी काफी कि तो गुड़गांव की कंपनी से सारी नोएडा शिफ्ट हो रही है। गुड़गांव की कंपनी नोएडा शिफ्ट हो रही है। ये सर मतलब यूपी नोएडा या गाजियाबाद आसपास के एरिया में, तो ऐसा क्यों? देखो वो कंपनीज के ना अपने इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ना। गुड़गांव वाज स्टार्टेड एज अ इंडस्ट्रियल पार्क, है ना। गुड़गांव सेट ही इंडस्ट्रियल पार्क के फॉर्म में हुआ था। अब उसके बाद जो अगर कोई कंपनी जो है गुड़गांव में है और लेट्स से इट हैज गॉट सम बेस ऑफ प्रॉपर्टीज देयर,
तो गुड़गांव में थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव, जो रेट्स हैं, लैंड रेट्स हैं, बिल्डिंग रेट्स हैं, पावर रेट्स हैं, वो सब ज्यादा एक्सपेंसिव है. सो मे बी कंपनी जो है is finding it more profitable to sell a property in Gurgaon at very high rate and to buy a cheap in Noida. And Noida maybe the industry is getting set up, तो वहाँ पर भी population is there, he is finding employees there. Okay. So here we'll say that after industrialization, or after industrial activities, so you'll say also around urban areas, industries start setting up to fulfill urban demand. Thus we say that industrialization and urbanization go hand in hand. ठीक है जी, डन डन. Yes, sir. Classification of manufacturing industries. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन अलग अलग वेज में होता है, तो विल डिस्कस दैट. पहला क्लासिफिकेशन किस फॉर्म में ले रहे हैं आप बताएं भाई. Raw Based on materials. The raw material. raw material. ठीक है, so first classification is based on raw material. तो रॉ मटेरियल कितने आप टाइप में डिवाइड करेंगे? So agro-based and mineral-based. One is agro based, second is mineral based. ठीक है, तो ये तो क्लियर है आपका. एग्रो बेस्ड का मतलब है हम बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड के ऊपर प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है. फॉर एग्जांपल शुगर केन चाहिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कॉटन चाहिए. ठीक है, और आपका अगर कोई बेवरेज इंडस्ट्री है तो दे नीड टी कॉफ़ी वगैरह, ये सब चाहिए उन्हें, है ना. एंड आपका स्पाइसेस हैं. ठीक है, ऑल दीज आर देयर. व्हाट्स एग्जांपल फॉर मिनरल बेस्ड? एनीवन? Like all Steel industries. Petroleum. the जैसे iron आयरन, based. कॉपर. ठीक है, ओके. पेट्रोलियम जो है दैट यहाँ पे आपकी बुक में दिया नहीं हुआ है. आप इस सबको जो है So petrochemicals लिख मिनरल सकते में हैं. डाल सकते हो. हाँ, बट यहाँ पर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज आपका फॉर्म हो जाएगी, है ना.
केमिकल बेस्ड में जो है यहाँ पर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पूरी इंडस्ट्री इज देयर है ना। अब इसमें आप पेट्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, बट बेसिकली इट्स केमिकल, जितनी भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं दे ऑल विल कम हियर, है ना। चाहे आप यहाँ पर जो आपने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा होगा ना, या फिर जो भी सल्फर पोटैश, इन सब की इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आएंगी। सल्फर पोटैश या फिर पेंट, ठीक है, डाई, all these will come here in chemical based. So mineral based is basically the minerals which you are getting, है ना, your metallic minerals you are getting, तो aluminium, these all are there. हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल बेस्ड को मिनरल बेस्ड में डालकर चलेंगे। तो सीमेंट किस में आएगा? सीमेंट विल बी मिनरल बेस्ड ओनली। इसके बियॉन्ड अगर आप देखना चाहें तो यू हैव गॉट फॉरेस्ट बेस्ड इज देयर, है ना। फॉरेस्ट बेस्ड में आपका क्या होगा, जो फर्नीचर है, वुड है, दैट विल बी देयर। भाई जो वुड है दैट डजंट कम इनटू एग्रो, है ना, एग्रीकल्चर में नहीं आता है, तो दैट विल बी इन दिस ओनली। टिम्बर इंडस्ट्री जो बोलते हैं ना हम, दैट विल बी फॉरेस्ट बेस्ड। अगर हम काउ मिल्क की बात करेंगे उसको कहाँ डालेंगे, अमूल काउ मिल्क, डेयरी। डेयरी, एंड डेयरी इज एग्रो, एग्रीकल्चरल में ना आपका दिस थिंग इज इंक्लूडेड। एनिमल हस्बेंड्री इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके जी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बताएं आप। ओनरशिप। ओनरशिप, हाँ जी, पहली Private, प्राइवेट, देन public, पब्लिक, देन joint sector, जॉइंट, एंड लास्ट cooperative. कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो प्राइवेट तो क्लियर है ना। प्राइवेट इज आइदर owned by इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, owned by इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। भाई रिलायंस की बात करेंगे तो मुकेश अंबानी, है ना, अनीता अंबानी, उनके बच्चे हैं ना, दे ऑल आर ओनिंग दिस रिलायंस। तो बट रिलायंस के तो शेयर्स भी हैं मार्केट में, तो रिलायंस के 2-4 शेयर मेरे पास भी रखे हैं, तो फिर ये मुकेश अंबानी की कंपनी कहाँ रह गई, है ना। ये तो पब्लिक में सभी के पास है उसके शेयर, तो पब्लिक एंटिटी हो जानी चाहिए। तो But sir, वो shares बहुत छोटे-छोटे हैं ना। क्या बात कर रहे हो, मेरे पास तो 1 लाख शेयर पड़े हुए हैं रिलायंस के। तो परसेंटेज से जिसके पास सबसे ज्यादा होगा वो ओनर हो जाता है शायद से उस कंपनी। जैसे मुकेश अंबानी हैज 40% और मोर ऑफ द शेयर्स ऑन हिज ओन। ओके, तो हाँ, प्राइवेट एंटिटी में जो है, इफ यू वांट इंडिविजुअल होल्ड शुड बी देयर, ठीक है। तो या तो प्राइवेट एंटिटी जो है ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स के थ्रू रन होगा, और नहीं तो इंडिविजुअली आपके पास 51% से ज्यादा शेयर्स होने चाहिए, ठीक है, मोर देन 51% शेयर, देन यू आर सोल प्रोप्राइटर, है ना, देन यू ओन दैट बिजनेस। तो मुकेश अंबानी के पास जब तक रिलायंस के 51% शेयर्स हैं या उससे ज्यादा हैं, ही इज द सोल ओनर। और अगर उसके नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, then it is a group of owners will be there. फिर जिनके पास भी 1% से ज्यादा शेयर है, they will also be get accounted in that, ठीक है। तो पब्लिक में अगेन
हाँ जी, पब्लिक में बोले आप? पब्लिक पार्क्स। नहीं नहीं, कौन सी कंपनी पब्लिक टाटा। जो Industry. गवर्नमेंट ओन्ड हो, ओन्ड LIC। नहीं एंड ऑपरेटेड ऑपरेटेड, दोनों होना चाहिए। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज और सब्सिडरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट हैज गॉट मोर देन 51% शेयर। तो इनको जो है वी ऑल्सो कॉल देम एज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, PSU। एंड एग्जांपल्स ऑफ PSU, द सेल और बेल। सेल, भेल, ठीक है, बहुत सारी हैं जो HAL, PSUs हैं। HUL, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान यूनियन HAL, यूनिवर्सल है AL. बेटा। हाँ, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ना। HAL जो है पहले इट वाज प्राइवेट सेक्टर यूनिट वाज देयर, फिर 1964 में जो इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ था। पब्लिक सॉरी, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी ना, जैसे एयर इंडिया वाज प्राइवेट ओन एंड देन गवर्नमेंट एक्वायर्ड इट and then it becomes public entity. अब वापस जो है टाटा has purchased it, so it has become private sector. सर LIC PSU है क्या? LIC is public sector, but LIC के जो है अभी government is planning this investment. Maybe next month some announcement will come. So where government will ease off its equity, है ना? तो जब government ease off equity करती है तो वो अपने 51% से कम शेयर प्लान कर रही है, so that the government does not have the full hold, but in fact it will be the board and its member who will be running LIC now. सो एयर इंडिया भी तो टाटा ने खरीद ली। हाँ, तो एयर इंडिया has become now प्राइवेट सेक्टर। तो एयर इंडिया पहले प्राइवेट सेक्टर थी टाटा के पास, फिर गवर्नमेंट ने जो है उस पर कब्जा कर लिया और फिर वापस एयर इंडिया has become now प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट है ना, दैट वाज द जर्नी। ठीक है जी, तो जॉइंट सेक्टर, भाई जॉइंट सेक्टर में क्या रहेगा? सो जो जॉइंटली रन होते हैं वो स्टेट और इंडिविजुअल्स है। हाँ जी, तो दिस इज जॉइंटली owned and operated by government. Government can be state or central, and individual or a company, है ना, individual or group. इनको भी call it as joint JVC, है ना, joint venture companies भी बोलते हैं हम इनको। ठीक है, an example for this is Oil India Limited। ठीक है, टाटास के काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं विच आर जॉइंट वेंचर्स आर देयर। ठीक है, जो आपका जो अब सेट हो रही है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सर हाँ जी, सर ONGC प्राइवेट में आएगी या पब्लिक में? ONGC इज जॉइंट वेंचर, नहीं सॉरी, ONGC इज पब्लिक। ऑयल इंडिया लिमिटेड दैट इज जॉइंट सेक्टर। तो अब इंडिया ने, जैसे इंडिया इज एक्वायर्ड है ना, आपका AK-47 आर्मी के लिए एक्वायर की है और यूपी में दे आर मेकिंग अ प्लांट। तो AK-47 जो है, आई फॉरगॉटन बट रशिया की कंपनी है विच इज मेकिंग दिस AK-47 यूपी में अंडर जॉइंट वेंचर program. So Indian government and the company is setting up a plant where they will manufacture
AK-47 और उस AK-47 में जो है some agreement is there, that is first 6 lakh units will be sold to Indian Army only, और उसके बाद जो मैन्युफैक्चर होंगी गन्स दैट कंपनी कैन एक्सपोर्ट। तो जॉइंट वेंचर में बोथ गेट्स बेनिफिट है ना। देखो पब्लिक सेक्टर का काम क्या होता है, इसका काम है मेनली सोशल वेलफेयर, और प्राइवेट का काम क्या है, प्रॉफिट। एंड जॉइंट वेंचर इज बोथ। जॉइंट वेंचर का मेन क्या होता है, कई बार जो है गवर्नमेंट इज नॉट कैपेबल इनफ टू स्टार्ट समथिंग बाय देयर ओन, so they go into joint venture and then slowly they either take over the joint venture or they give away the joint venture। बहुत लंबे टाइम तक कई बार नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल इज मारुति, है ना। मारुति पहले आपका जॉइंट वेंचर में था, सो जॉइंट वेंचर में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ओन मोर देन 26%। अगर गवर्नमेंट 26% से ज्यादा ओन कर रही है तो दैट पर्टिकुलर वेंचर इज अंडर जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो Maruti में government has slowly diluted its stake and now it's a private entity, is there, no more joint venture। कोऑपरेटिव में क्या रहेगा भाई? आई थिंक जिसमें सारे 5% काम करते वर्कर्स होंगे। हाँ जी तो आई थिंक जिसमें सारे वो ऑनर्स होते हैं। सारे ओनर होते हैं, मैं भी ओनर हूँ उसमें। नहीं सर, मतलब आई थिंक जो वर्कर्स एंड जो हाँ जी, प्रोड्यूसर owned and operated by the producer, suppliers, workers, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो दे पूल रिसोर्सेस एंड शेयर प्रॉफिट। तो इसमें एक बोर्ड मेंबर ही रहता है, तो सारी इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं वो अपना दे विल पूल देयर मनी एंड देयर रिसोर्सेज, एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसी एक के बस में और एक के अंदर इतना दम नहीं है कि वो अकेले रन कर सके, एंड दैट्स व्हाई दिस थिंग इज हियर। परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस इज अमूल। शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र। केरला में भी कोई इंडस्ट्री का नाम नहीं है। लेकिन अब आधे से ज्यादा शुगर इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। शरद पवार ने जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से धांधलेबाजी में जो है उसने वहाँ पर at very throw, मतलब cheap price he has bought that, है ना। That's another scam is there। So Maharashtra में now half of the sugar industries are under directly or indirectly under Sharad Pawar। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यस सर। एंड नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन संडे। सर आप ही लेंगे? आप बोलो, वैसे अमित सर लेंगे आप ही ले लो। तो मैं ले लेता हूँ। कौन से सर? अमित सर है बेटा, वो अभी न्यूली मैंने उनको अपॉइंट किया है, ओनली फॉर 1 month। ओके सर तो वो लेंगे नेक्स्ट क्लास? 1 महीने की बात है, आप बोलेंगे तो मैं भी ले सकता हूँ, है ना। चैप्टर्स वैसे तो मैं एंजॉय किया आज। सर ये चैप्टर सर आप ले लो पूरा। वही ठीक है, ये मैं पूरा ले लेता हूँ, है ना। उनको नेक्स्ट वीक से बोल देता हूँ। ओके सर। तो नेक्स्ट वीक संडे को खत्म हो जाएगा? संडे को नहीं होगा, थर्सडे को हो जाएगा, नेक्स्ट संडे से वो ले लेंगे। ठीक है जी, चलो लेट्स एंड द सेशन नाउ। बाय सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय गुड सर। नाइट सर। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।